सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कंप्यूटर की जो है हमारी सीरीज चल रही है और इसी सीरीज में बहुत आगे हम आ चुके हैं। बेसिक हमारा कंप्लीट हो चुका है और बेसिक के बाद अब हमारा क्या स्टार्ट हो चुका है, एडवांस कंप्यूटर जो है स्टार्ट हो चुका है। और एडवांस के अंदर भी मैं सी लैंग्वेज को कंप्लीट करवा चुका हूं, यानी कि थ्योरी प्लस एमसीक्यू सेक्शन इसका मैं कंप्लीट करवा चुका हूं मेरे भाई। ठीक है, आज हम जो है कौन सी लैंग्वेज करने वाले हैं, तो आज हम यहाँ पे सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है करने वाले हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जितना भी स्टैटिक कंप्यूटर होता है ना इन लैंग्वेजेस के अंदर, जैसे कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज होगी, सी लैंग्वेज होगी, पाइथन हो गया, जावा हो गया, यहाँ से जो है स्टैटिक जीके के आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्हीं का सबका निचोड़ करके मैं लेके आया हूँ। सी लैंग्वेज कंप्लीट मैं करवा चुका हूँ। आज यहाँ पे सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है हम यहाँ पर करने वाले हैं। अगर ये पीडीएफ आप कंप्लीट पढ़ लेते हैं, 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं, वीडियो 2 से 3 बार देख लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता सी प्लस प्लस लैंग्वेज से अगर कोई इन फ्यूचर में एचएसएससी एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा तो आपका जो है गलत होने वाला है। ठीक है, ये पूरा निचोड़ है सी प्लस प्लस लैंग्वेज का। इसके बाहर अगर क्वेश्चन आएगा तो डोंट वरी, वो फिर किसी को भी नहीं आएगा मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए हम आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि 27 पेजेस, माफ कीजिएगा 23 पेजेस की, ठीक है 23 पेजेस की ये जो है पीडीएफ रहने वाली है। और यहाँ पर हम कंप्लीट सी प्लस प्लस देख लेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान कर दिया है मैंने। ये मेरा एक छोटा सा आइडिया था जिसको मैंने इसके अंदर इंप्लीमेंट किया है, दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, मुख्य परिभाषा लिखी गई है, यहाँ पे मेन परिभाषा लिखा गया है। इसी परिभाषा को यहाँ पर बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज के अंदर एग्जाम्पल देके समझाया गया है। फिर उसके बाद मेन पार्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर एंड में इसके पूरे टॉपिक्स, वो जो बेसिक टॉपिक था ना उससे रिलेटेड यहाँ पर जो है आपके एज इट इज उसी टाइम जो है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी बता दिए गए हैं कि एचएसएससी किस तरीके के जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में जो है मैंने इस एडवांस को करने की कोशिश की है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये आइडिया आपको कैसे लगा। अगर ये आइडिया सही लगा, क्योंकि ये आइडिया मैंने इसलिए अप्लाई किया है यहाँ पे, वैसे तो हर सब्जेक्ट पे, हर टॉपिक पे हम ये नहीं करते हैं क्योंकि और बाकी सारी चीज़ें इतनी डिफिकल्ट नहीं होती है। मोस्टली जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं ना उनके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है डिफिकल्ट हो जाती है। जैसे कि कुछ शब्द हो जाते हैं जिनका मतलब समझ नहीं आता। और मेरा ऐसा मानना है जब भी आप स्टडी करो या फिर कुछ भी करो तो उस चीज़ का मतलब आपको समझ आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज हमें क्यों नहीं समझ आती या फिर क्यों नहीं हमारे पास जो है इंग्लिश आती है हमको, मेन रीज़न यही है, जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं ना उसका हमें जो है मतलब समझ नहीं आता है। अगर आप हमको जो उस वर्ड का मतलब समझ आ जाए तो ईजिली जो है ऑटोमेटिकली इंग्लिश कनेक्ट होने लग जाएगी और इंग्लिश जो है हमको समझ आने लग जाएगी। ठीक है, बस यही मतलब है। हर टॉपिक के नीचे जो है मैंने उसका सरल मतलब लिख दिया है। क्योंकि आप पहले क्या पढ़ते थे, आप पहले जो है नॉर्मली क्या पढ़ते थे, मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हो गया होगा, 1 सेकेंड दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल पहले आप क्लास के बारे में पढ़ते थे। ठीक है, क्लास के बारे में एक डेफिनेशन पढ़ते थे, उसको रट लेते थे। रटने का मतलब क्या था, आप रट लेते थे और एग्जामिनर अगर उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लेता था ना तो वहीं पे आपका जो है वो आंसर क्या हो जाता था, गलत हो जाता था। अब गलत होने की गुंजाइश नहीं है। क्यों नहीं गुंजाइश है तो वो भी बता देता हूं। क्लास के बारे में ये देखो लिखा, क्या लिखा गया, क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ये एक नॉर्मल जो है डेफिनेशन है जो आपको इंग्लिश में मिलेगी किसी भी कंप्यूटर की किताब में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर की तरह ही होता है, लेकिन इसमें वेरिएबल के साथ साथ उनसे संबंधित फंक्शन भी जो है बनाए जाते हैं। अब इसको सरल भाषा में मैंने एग्जांपल कैसे दिया है, ये देखो। सिंपल मीन मतलब सिंपल भाषा में, क्लास एक नक्शा है यानी कि ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट का है जब आप घर बनाते हो तो एक नक्शा बनाते हो ना आर्किटेक्चर से, तो वही क्लास एक नक्शा है। जैसे मकान बनाने से पहले उसका नक्शा कागज पर होता है, वैसे ही ऑब्जेक्ट बनाने से पहले जो है उसकी एक क्लास बनाई जाती है। इसमें डेटा, वेरिएबल्स और काम फंक्शन दोनों एक साथ जो है होते हैं। जब आप इस एग्जांपल को याद करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है ना, क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो आपका क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको रटने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। ये छोटा सा जो है इनिशिएटिव या फिर आइडिया मेरे दिमाग में आया था कि ऐसे आपको जो है अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है, करवाया जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, और यही आइडिया हम कहां पर भी इस्तेमाल करने वाले हैं। मोस्टली हम हर जगह ये आइडिया इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ वहीं इस आइडिया को इंप्लीमेंट करेंगे जहां पर चीजें मुश्किल है। फॉर एग्जांपल एक तो कंप्यूटर के सब्जेक्ट में ये चीजें बहुत मुश्किल होती हैं। ठीक है, एनकैप्सुलेशन हो गया, पॉइंटर हो गया, एरे हो गया, ये चीजें हमें समझ ही नहीं आती, यहां पर अप्लाई करेंगे। दूसरा एक टॉपिक है हरियाणा पुलिस का फेवरेट आईपीसी सीआरपीसी। ठीक है, यहां पर भी बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनका मतलब हमें समझ नहीं आता है, और मतलब ही समझ नहीं आएगा तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक
शब्द था फॉर एग्जाम्पल, एक परपीड़न शब्द था, ठीक है, परपीड़न फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है ना, वहां पर एक ये शब्द जोड़ा गया है, परपीड़न। अब जब तक इसको, इस वर्ड का मतलब ही आपको समझ नहीं आएगा तो कैसे आप उस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। अब ये जो शब्द है ना परपीड़न, ये ऐसा शब्द नहीं देगा एग्जामिनर, इसका सरल भाषा में जो है मतलब लिख के दे देगा, वहां पर आपको समझ नहीं आएगा। तो आईपीसी सीआरपीसी जो मैं आपके लिए रेडी कर रहा हूं ना, बिल्कुल इसी टाइप में रेडी कर रहा हूं, सिंपल भाषा में। पहले आपको जो है मेन डाटा लिखा होगा, उसके नीचे ही उसका बिल्कुल आसान लैंग्वेज में जो है एग्जाम्पल देके समझाया गया होगा मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसे हम तैयारी करने वाले हैं और ये चीज आपके बेहद काम आने वाली है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। C++ लैंग्वेज को जो है स्टार्ट कर लेते हैं बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, मुख्य परिभाषा, यानी कि C++ का जो है इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं, ये तो आपको सबको पता होगा C++ क्या है, एक ऊप लैंग्वेज है। ऊप लैंग्वेज की सबसे पहले आपको फुल फॉर्म याद रखना है, बहुत बार एचएसएससी के द्वारा पूछा गया है। बताइए फुल फॉर्म ऑफ ऊप। ऊप की फुल फॉर्म हो जाएगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, इसकी जो है फुल फॉर्म हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। तो C++ एक क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। इसे बजरने स्टट्स क्या है, जो भी ये नाम है, इसके द्वारा जो है विकसित किया गया था मेरे भाई, ठीक है। तो ये एक नाम के व्यक्ति हैं, बयान स्ट्राटस्ट्रूप, इनके द्वारा जो है 1979 में जो है बेल लेबोरेटरी में जो है यूएसए में जो है C++ लैंग्वेज को बनाया गया था मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब इसी को जो है सिंपल भाषा में मैंने यहां पे लिख दिया गया है, ये देखो। C++ के आने से पहले सी और सिमुला 67 दो अलग अलग भाषाएं जो है लोकप्रिय थी। इस नाम के व्यक्ति ने, बयार्ने ने, एक ऐसी भाषा बनाना चाहते थे जिसमें इन दोनों की ताकत हो। उसी के परिणाम स्वरूप जो है C++ लैंग्वेज का जो है निर्माण किया गया था। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, बताइए किन दो भाषाओं के मिलने से जो है C++ लैंग्वेज का विकास हुआ था। तो आप बताएंगे C++ और सिमुला 67। डोंट वरी, इनसे रिलेटेड क्विक रिवीजन भी मैंने इसी दौरान, इसी वीडियो सेशन के दौरान लिखा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, था ना यहाँ पे कहाँ पे, ये रहा देखो। इंस्पायरेशन की बात करेगा तो ये आपसे पूछेगा C++ किन दो भाषाओं का मिश्रण है। मतलब एचएसएससी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछेगा, बताइए C++ जो है किन दो भाषाओं के मिश्रण से बनी है। तो आप बताएंगे सी लैंग्वेज और सिमुला 67 लैंग्वेज के मिश्रण से बनी है मेरे भाई। ऐसे आपको ये पीडीएफ रटनी है। मैं फिर से कह रहा हूं, जहां पे समझने की बारी आती है मैं समझाता हूं, और जहां पे रटने की बारी है वहां पे डेफिनेटली रटना है। अब जो एडवांस कंप्यूटर चलेगा ना, वो सीधा आपको रटना है। कोई आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही नहीं बनना है, हार्डवेयर इंजीनियर नहीं बनना है, ना ही एचएसएससी को इंजीनियर चाहिए मेरे भाई, ठीक है। समझ आ गई बात। चलिए आगे चलते हैं। यहां तक हो गया था हमारा। अब हम चलते हैं भाषा की श्रेणी। तो भाषा की श्रेणी की बात करें तो लेवल ऑफ लैंग्वेज, मतलब कौन से स्तर की ये लैंग्वेज है, लो लेवल है, मिडल है या फिर हाई लेवल है। तो ये हो जाएगी मिडल लैंग्वेज, ठीक है। C++ एक मिडल लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें हाई लेवल और लो लेवल मशीन के करीब दोनों के जो है फीचर हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। हाई लेवल कौन सी होती है, जो इंसान के समझ के करीब हो, यानी कि इंसान जिसको आसानी से समझ सके, वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल क्या होती है, इसमें मशीन के करीब, यानी कि मशीन जो सिर्फ जिसको मशीन समझ पाए, वो होती है मशीन लैंग्वेज। और जो C++ है, ये एक मिडल लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि दोनों के जो मिक्सचर है ना, वो इसको बनाया गया मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। आगे चलते हैं। C++ की तीन मुख्य विशेषताएं हैं। तो तीन मुख्य विशेषताएं कौन सी हो जाएगी C++ की, एक तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो जाएगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब है, यह वास्तविक दुनिया की वस्तुओं के आधार पर काम करती है। मतलब जो ऑब्जेक्ट बनाता है ना, उसमें जो है वास्तविक लाइफ के एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। डोंट वरी, नीचे सब कुछ मिलेगा। इजी टू लर्न, इसका जो सिंटेक्स है वो आसान है मेरे भाई, ठीक है। जो सिंटेक्स होता है ना, लिखने का जो तरीका होता है, वो बिल्कुल आसान है मेरे भाई। वर्सेटाइल की बात करूं तो इसमें लो लेवल और हाई लेवल दोनों जो है काम हो सकते हैं। मतलब कोई ऐसा काम है जो सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज में काम हो सकता है, कोई ऐसा काम है जो सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज में काम हो सकता है। लेकिन C++ जो लैंग्वेज है ना, इसके अंदर लो लेवल लैंग्वेज के भी काम हो सकते हैं और हाई लेवल लैंग्वेज के भी काम हो सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। आगे चलते हैं। अब ये जो जितना हमने पढ़ा है ना, ऊपर से लेके यहां तक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने यहां पे लिख दिए। ये देखो, एचएसएससी मस्ट रीड पॉइंट्स। एग्जाम के लिए सबसे जरूरी क्या है, तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा C++ किस प्रकार की भाषा है, तो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड या फिर मिडल लेवल लैंग्वेज है मेरे भाई, ठीक है। कोई सा भी ऑप्शन दे दे, आपसे पूछा जाएगा, बताइए C++ किस प्रकार की भाषा है। या तो आपको ऑप्शन में मिलेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर मिलेगा मिडल लेवल लैंग्वेज मेरे भाई, ठीक है। उस हिसाब से आप ये चूज कर सकते हैं। C++ किसने बनाई, तो आप सभी जानते हैं, अभी ऊपर बात करके आए हैं, बजरने स्टट्सप के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। कि C++ की इन दो भाषाओं के मिश्रण से बनी है, तो सी लैंग्वेज और सिमुला 67 के मिश्रण से इसको
बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया था? बेल लैब के अंदर 1979 के अंदर जो है इसको बनाया गया था। यहाँ तक फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। आई होप यहाँ तक कोई जो है समस्या नहीं आनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे देख लेते हैं सी प्लस प्लस के उपयोग और कार्य, ठीक है। तो सी प्लस प्लस के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं और क्या क्या ये कार्य करती है, आइए एक एक करके इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हार्डवेयर की बात कर लेते हैं, हार्डवेयर कंट्रोल की, ठीक है। तो मेन चीज की बात करूं तो सी प्लस प्लस का उपयोग उन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए किया जाता है जहां पर हार्डवेयर अधिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। मतलब सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर वो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं जहां पर जो है हार्डवेयर का अधिक कंट्रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? आप जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो ना, जैसे कि ऑडियो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, जो आपके सिस्टम के अंदर ऑडियो आती है ना, उसके लिए क्या करते हो? डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करते हो ना। तो वो जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं ना, उनको वो जो प्रोग्राम होते हैं वो किसके अंदर बनाए जाते हैं? सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर उनको बनाया जाता है मेरे भाई, ठीक है। अब इसी का जो है डेटा, ये जो डेफिनेशन पढ़ी ना हमने, इसी को सिंपल भाषा में यहाँ पे लिख दिया गया है। ये देखो, सिंपल मीन कंप्यूटर के बाहरी हिस्सों जैसे प्रिंटर, माउस को चलाने वाले प्रोग्राम सी प्लस प्लस में लिखे जाते हैं, क्योंकि यह मशीन के बहुत करीब रहकर जो है काम करती है। इतना ईजी कर दिया गया है, मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को यहाँ से कोई दिक्कत आनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। फिर भी आपका कोई फीडबैक है, डाउट है, क्वेरी है, सजेशन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख सकते हो मेरे भाई, ठीक है। अब एचएसएससी टिप की बारे में बात करूं तो एचएसएससी कैसे पूछेगी इस क्वेश्चन को? तो परीक्षा में पूछा जा सकता है डिवाइस ड्राइवर बनाने के लिए कौन सी भाषा सबसे उपयुक्त है? तो आप बताएंगे सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जो है डिवाइस ड्राइवर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुउद्देशीय भाषा की बात कर लेते हैं, यानी कि मल्टीपर्पज लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। यह एक मल्टीपर्पज लैंग्वेज है। क्या, कौन सी लैंग्वेज है? जो सी प्लस प्लस जो है ना, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, ये क्या है? एक मल्टीपर्पज लैंग्वेज है जिसका उपयोग बहुत बड़े सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो है सी प्लस प्लस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। छोटे ऐप से लेकर भारी भरकम सिस्टम सॉफ्टवेयर तक जो है सब कुछ इसमें बन सकता है सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन पर्पज में जो है सी प्लस प्लस लैंग्वेज कैसे काम आती है। तो आजकल सी प्लस प्लस का उपयोग शिक्षा के लिए अधिक होता है, क्योंकि सभी बड़ी भाषाओं के फीचर्स जो है यहीं से लिए गए हैं मेरे भाई, ठीक है। अगर इसकी आसान भाषा में बताऊं तो अगर आपने सी प्लस प्लस सीख लिया ना, तो आपके लिए जावा या फिर पाइथन सीखना जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, सी का विस्तार देख लेते हैं, यानी कि एक्सटेंशन देख लेते हैं। सी प्लस प्लस का विस्तार कैसे कैसे हुआ, तो यहाँ पे देख लेते हैं। सी प्लस प्लस असल में सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन है। तो आप सभी जानते हैं, इससे पहले हमने सी लैंग्वेज देखा है। तो सी प्लस प्लस में भी बहुत सारी चीज़ें सी लैंग्वेज की ही यहाँ पर मिलने वाली है। तो कह सकते हैं कि सी लैंग्वेज का विस्तार कौन है? सी प्लस प्लस है मेरे भाई, ठीक है। इसीलिए जो काम सी में हो सकते हैं वो सारे काम जो है सी प्लस प्लस लैंग्वेज में भी हो सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। आसान भाषा में याद रखने के लिए सी प्लस प्लस अक्सर सी विद क्लासेस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह सी का ही अपडेट वर्जन माना जाता है, ठीक है। कई बार आपको ऐसे पूछ सकता है सी प्लस प्लस को जो है अदर किस नाम से जाना जाता है, तो ये चीज नाम याद रखना, एचएसएससी के द्वारा पूछा गया है। सी विद क्लासेस के नाम से जो है इसको जाना जाता है मेरे भाई, ठीक है। पॉइंटर का समर्थन, आगे चलते हैं भाई, पॉइंटर का समर्थन देख लेते हैं। ज्यादातर आधुनिक भाषाएं पॉइंटर को सपोर्ट नहीं करती हैं मेरे भाई, ठीक है। लेकिन सी प्लस प्लस में पॉइंटर का बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है मेरे भाई, ठीक है। सिंपल भाषा की बात करूं तो मेमोरी को सीधे मैनेज करने के लिए सी प्लस प्लस सबसे अच्छी भाषा मानी जाती है। अब एचएसएससी के द्वारा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछी जा सकती है, तो ये देखो, कौन सी भाषा मिडिल लेवल होने के कारण जो है लो लेवल और हाई लेवल दोनों पर अच्छी तरह से काम करती है, तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज वो हो जाएगी। सी प्लस प्लस किस भाषा का एक्सटेंशन है, तो अभी हम बात करके हैं सी प्लस प्लस जो है सी लैंग्वेज का, ठीक है। सी लैंग्वेज कह लो, या फिर कौन सा इसका क्या नाम था भाई? सी विद क्लासेस, ठीक है। सी लैंग्वेज या फिर सी विद क्लासेस, इसका विस्तार हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं भाई। देखो आंसर हो जाएगा सी लैंग्वेज, ठीक है। आगे चलते हैं, और क्या पूछ सकते हैं? सी प्लस प्लस पॉइंटर्स को सपोर्ट करती है, बिल्कुल करती है। ऊपर हम देख के आए हैं, यहाँ पे देखो लिखा है ना, कहाँ पे गया ये रे, देखो कहाँ गया पॉइंटर्स का समर्थन, ये रहा, देखो ये रहा। ये क्या लिखा गया है? ज्यादातर जो आधुनिक भाषाएं हैं ना, वो पॉइंटर्स को सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन सी प्लस प्लस जो है वो पॉइंटर्स को सपोर्ट करता है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे भाई। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए निम्नलिखित में से सी प्लस प्लस जो है क्या पॉइंटर को सपोर्ट करती है? तो आप बताएंगे हाँ बिल्कुल सपोर्ट करती है, यह पॉइंटर को इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर बनाने की जो है पूरी आजादी देती है मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। आगे चलते हैं, सी प्लस प्लस के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिद्धांत को देख लेते हैं, यानी कि ऊप के प्रिंसिपल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ऊप के प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्लास का जो है पढ़ चुके थे, क्लास चलिए एक बार देख लेते हैं, डिटेल से देख लेते हैं क्लास के बारे में,
फिर इसका एग्जाम्पल देख के समझेंगे। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको समझ नहीं आने वाली मेरे भाई, ठीक है। तो क्लास के बारे में देख लेते हैं। क्लास क्या है? क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का क्या मतलब है? जो प्रोग्रामर होता है ना, कोड लिखता है, वो अपनी मर्जी से जो है क्लास इसको जो है बना सकता है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यह सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर की तरह ही होती है, लेकिन इसमें वेरिएबल के साथ साथ उनसे संबंधित फंक्शन भी जो है बनाए जा सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। जो क्लास है क्या होती है? सी प्लस प्लस के अंदर क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होती है। सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर की तरह ही यह होता है, लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं ना, उनके साथ साथ उनसे संबंधित जो है फंक्शन भी बनाए जा सकते हैं। अब सिंपल भाषा में देखो, यहां पर आपको आसान से समझ आएगा। क्लास एक नक्शा है, ब्लूप्रिंट है। जैसे मकान बनाने से पहले उसका नक्शा कागज पर होता है, वैसे ही ऑब्जेक्ट बनाने से पहले उसकी एक क्लास बनाई जाती है। इसमें डेटा, वेरिएबल्स और काम, फंक्शन दोनों एक साथ काम करते हैं मेरे भाई। फॉर एग्जांपल ये हमने जो है एक क्लास बना ली, ठीक है, और यहां पे जो है हम वेरिएबल अलग अलग बना सकते हैं, वेर ए और वेर बी मेरे भाई, ठीक है। यहां तक ऐसी चीजें जो है क्लास बनाई जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। एचएसएससी टिप की बात करूं तो एग्जाम में पूछा जाता है डेटा और फंक्शन, ठीक है, ऊपर आया था ना, डेटा और फंक्शन के समूह को क्या कहते हैं? तो क्लास कहते हैं मेरे भाई। आई समझ में? ऐसे ही एग्जामिनर जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे एचएसएससी में। और अगर आपने पहले एग्जाम दिया है ना, तो आपने ध्यान भी दिया होगा भाई, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको आप समझते हो पता नहीं कहां से वो एग्जामिनर क्वेश्चन उठा लाया है मेरे भाई, ठीक है। फिर आप कहते हो एडवांस एडवांस एडवांस। एडवांस कुछ नहीं है मेरे भाई, इसी से आता है, बस वो समझ नहीं आते हैं आपको, शब्दों का मतलब समझ नहीं आता है मेरे भाई। यहाँ पे मैंने हर एक शब्द को तोड़कर बिल्कुल आसान भाषा में लिख लिया है, नहीं लगता मुझे कि कोई भी दिक्कत आपको आनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की। अभी हमने ऊपर बात किसकी की? क्लास की बात की। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट कहां पर बनाया जाता है? क्लास के अंदर ही जो है ऑब्जेक्ट बनाया जाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट की बात करें तो क्लास टाइप के वेरिएबल को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे मैंने ऊपर बताया, ऑब्जेक्ट के द्वारा ही क्लास के वेरिएबल और फंक्शन को एक्सेस किया जाता है। सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट के द्वारा ही क्लास के वेरिएबल्स और फंक्शन को एक्सेस किया जा सकता है या फिर कॉल किया जा सकता है। सिंपल भाषा में बात करूं तो अगर क्लास का एक नक्शा है, ठीक है, क्लास का एक नक्शा है, तो उस नक्शे से बना हुआ मकान एक ऑब्जेक्ट है मेरे भाई, ठीक है। समझ गए मेरी बात? क्या समझ गए? क्लास एक नक्शा है, ठीक है। ये क्या है? क्लास एक नक्शा है, ठीक है, ब्लूप्रिंट है, ब्लू प्रिंट है, ठीक है। उस नक्शे से, यानी कि इस क्लास से बना हुआ ऑब्जेक्ट, क्लास से क्या बनता है? ऑब्जेक्ट ही तो बनता है मेरे भाई। और ब्लूप्रिंट से क्या बनता है? ब्लूप्रिंट से मकान बनता है। सिंपल सी बात है। अब यहां पे क्या लिखा गया है? मकान एक ऑब्जेक्ट है। प्रोग्राम में सारा काम ऑब्जेक्ट के जरिए ही होता है मेरे भाई, ठीक है। सारा काम ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसी के जरिए होता है, यानी कि मकान के जरिए ही सारा काम होता है। यहां तक सारी चीजें क्लियर रही। अब एचएसएससी टिप प्रश्न क्या पूछ सकता है? क्लास के रन टाइम एंटिटी या वेरिएबल को क्या कहते हैं? तो ऑब्जेक्ट कहते हैं। सिंपल सी बात है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्शन को, देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्शन क्या है। अब एब्स्ट्रैक्शन की आप जो है डेफिनेशन रट लेते थे, जो कि आपको ज़्यादा देर तक याद नहीं रहती थी, आई नो वेरी वेल। अब मैंने एब्स्ट्रैक्शन को बिल्कुल तोड़ के सिंपल भाषा में लिख दिया गया है, बस आपको सिंपल लैंग्वेज याद रखना है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन से जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपका गलत नहीं होगा। देखो एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इसका मतलब है, किसका मतलब है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है यूजर को केवल वही फंक्शनैलिटी दिखाना जिसकी उसे जरूरत है। मतलब एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है? वही फंक्शनैलिटी जो है दिखाता है यूजर को जिसकी उसको जरूरत होती है, और बैकग्राउंड की जटिलता को छिपा देता है। यानी कि जो बैकग्राउंड में कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि जो मुश्किल चीजें होती है ना, उनको छिपा देता है, या फिर जो यूजर के काम की नहीं होती उनको छिपा देता है। अब आया समझ में? चलिए मान लेते हैं आपको नहीं समझ आया, चलो नीचे से समझ लेते हैं। आसान भाषा में यहां पे लिखा है, जब आप कार चलाते हैं ना, चलो मान लेते हैं किसी को कार नहीं चलाता, लेकिन ये तो पता होगा ना, स्टीयरिंग चलाना जरूरी है, गियर दबाना जरूरी है, क्लच दबाना जरूरी है, ये तीनों पार्ट जरूरी है कार के लिए, ठीक है। दोबारा समझो, ठीक है। सिंपल भाषा उदाहरण यहां पे दिया गया है, जब आप कार चलाते हैं तो केवल स्टीयरिंग, गियर, क्लच पर ध्यान देते हैं, इंजन अंदर कैसे काम कर रहा है यह आपसे छिपा रहता है। यही क्या है? यही एब्स्ट्रैक्शन है। अब आया समझ में? आई होप अब आ गया होगा समझ में। इसका मतलब यही है, जब आप कंप्यूटर पर प्रोग्राम बनाते हैं या फिर काम करते हैं ना, तो यूजर को केवल फंक्शनैलिटी वही दिखती है जो उसके काम की होती है, अदरवाइज बाकी सारी चीजें हाइड कर देता है। कौन कर देता है? एब्स्ट्रैक्शन जो है चीजों को हाइड कर देता है मेरे भाई, ठीक है। अब एचएसएससी की टिप की बात करूं तो एचएसएससी क्या पूछेगा? जरूरी जानकारी दिखाना और फालतू की डिटेल छिपाने को क्या कहलाता है? तो ये एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। यहां तक सारी चीजें आई थिंक क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। आगे चले, अब देख लेते हैं एचएसएससी जो है क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो यहां पे देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, एचएसएससी सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर का उन्नत रूप क्या है जिसमें फंक्शन भी हो सकते हैं?
तो क्लास होता है मेरे भाई, ठीक है, ऊपर अभी बात की थी। और उसके बाद बात करें क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या संबंध है, तो क्लास एक डेटा टाइप है जिसको यूजर बनाता है, और ऑब्जेक्ट उसका जो है एक वेरिएबल है मेरे भाई, ठीक है। तो वेरिएबल कहां पर दिया जाता है, क्लास के अंदर ही जो है वेरिएबल दिया जाता है मेरे भाई, ठीक है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करूं तो कार का उदाहरण किस सिद्धांत को समझाने के लिए सबसे अच्छा है, एब्स्ट्रैक्शन को समझाने के लिए काफी अच्छा है मेरे भाई, ठीक है। आगे चले, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, अब हम चलते हैं एनकैप्सुलेशन के अंदर, ठीक है। तो चलिए एनकैप्सुलेशन की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेटा हाइडिंग भी कहते हैं, ठीक है। किसको डेटा हाइडिंग कहते हैं, एनकैप्सुलेशन को क्या बोला जाता है, डेटा हाइडिंग भी इसको बोला जाता है। यह डेटा वेरिएबल्स और उनसे संबंधित फंक्शन को एक साथ एक यूनिट जैसे क्लास में बांधने की प्रक्रिया है मेरे भाई, ठीक है। सिंपल भाषा में समझो तो जैसे एक कैप्सूल के अंदर दवा सुरक्षित रहती है, कैप्सूल तो देखा है ना, रंग बिरंगे कलर का होता है, रेड और ब्लू कलर का होता है, तो उसके अंदर जो दवा सुरक्षित होती है ना, वो दवा सुरक्षित हो रहने का मतलब क्या है, एनकैप्सुलेशन ये है मेरे भाई, ठीक है। वैसे ही एनकैप्सुलेशन जो है डेटा को बाहरी छेड़छाड़ से जो है बताता है मेरे भाई, ठीक है। एचएसएससी में एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, डेटा और फंक्शन को एक इकाई में लपेटना क्या कहलाता है, एनकैप्सुलेशन जो है कहलाता है मेरे भाई, ठीक है। 5 पेज हमारे कंप्लीट हो गए हैं, हमें कहां तक जाना है, 23 पेजेस तक जो है हमें जाना है, जिसमें हमारी सी प्लस प्लस जो है डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है एक बार आप ये देख लोगे ना, उसके बाद आपको सी प्लस प्लस, सी या फिर पाइथन कुछ भी जो है कहीं पर दिक्कत नहीं आने वाली मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, प्रोटेक्शन लेवल की बात कर लेते हैं। यह 3 तरह की सुरक्षा देता है, ठीक है, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेरे भाई, ठीक है। तो ये किस तरह की जो है प्रोटेक्टेड देता है, तो 3 तरह की सुरक्षा देता है मेरे भाई। सी लैंग्वेज जो है ना ये 3 तरह की सुरक्षा देता है, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेरे भाई। आगे चलते हैं, इनहेरिटेंस की बात कर लेते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है, इसमें एक क्लास के गुणों और फंक्शन को दूसरी क्लास में जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस की डेफिनेशन क्या कहती है, इसमें एक क्लास बेस क्लास के गुण और फंक्शन को दूसरी क्लास में जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कोड रीयूजेबिलिटी, कोड का दोबारा इस्तेमाल को लागू करता है मेरे भाई, ठीक है। अब यहां पे एग्जांपल समझो, समझे वाला, जैसे बच्चे माता पिता के गुण अपने आप आ जाते हैं, ये तो देखा होगा आपने, साइंस में पढ़ा हुआ, इतना तो डीएनए वाला भाई जो है, बच्चों के जो कुछ गुण होते हैं ना, जो हरकतें होती हैं या जो उनके काम करने के तरीके होते हैं, वो कुछ ना कुछ माँ बाप से मिलते जुलते होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे कही गई है, जैसे बच्चे माता पिता के गुण अपने आप आ जाते हैं, वैसे ही एक क्लास के फंक्शन जो है दूसरी क्लास में इनहेरिट हो जाते हैं। इसे बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे भाई, ठीक है। अब एचएसएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है, कोड को रीयूजेबिलिटी के लिए कौन सा सिद्धांत जिम्मेदार है, तो इनहेरिटेंस जो है जिम्मेदार हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। कोड की रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या है, मतलब कि वही फंक्शन जो है बार बार आ जाएंगे, आपको दोबारा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इसका अर्थ है एक नाम कई काम मेरे भाई, ठीक है। ये क्या कहलाता है, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट आपसे पूछ ले भाई बताइए, एक काम नहीं, एक काम कई काम डैश, तो आप क्या 4 ऑप्शन दे देगा, पॉलीमॉर्फिज्म दे देगा, एब्स्ट्रैक्शन दे देगा, ठीक है, 2 और ऑप्शन दे देगा, तो आपको क्या चुनना है, पॉलीमॉर्फिज्म उसको बोला जाता है। एक काम कई, एक नाम कई काम। अब देख लेते हैं, सी प्लस प्लस में इसे फंक्शन ओवरलोडिंग के द्वारा जो है लागू किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म को सी प्लस प्लस में कैसे लागू किया जाता है, फंक्शन ओवरलोडिंग के द्वारा इसको लागू किया जाता है, जहां एक ही नाम के फंक्शन अलग अलग स्थितियों में अलग अलग काम करते हैं मेरे भाई। सिंपल भाषा की बात करूं तो जैसे एक ही आदमी अलग अलग समय पर अलग अलग भूमिका निभाता है, कभी पिता की भूमिका निभाता है, फॉर एग्जाम्पल घर में वो पिता की जो है पिता की हैसियत से काम करता है, बाहर जब वो अपनी नौकरी पे जाता है तो वो एक एम्प्लॉयमेंट बन के काम करता है, दुकान पर कोई सामान लेने जाता है तो वो कस्टमर के तौर पर काम करता है। वैसे ही एक फंक्शन अलग अलग डेटा के साथ जो है अलग अलग व्यवहार करता है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। एचएसएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, वन नेम मल्टीपल फॉर्म्स किसे कहते हैं, तो पॉलीमॉर्फिज्म को जो है ये कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। डोंट वरी, यहाँ पे तो ये क्वेश्चन आप पढ़ ही रहे हो, लेकिन संडे यानी कि कल जो है इसके टॉप 50 क्वेश्चन भी दोबारा हम करने वाले हैं, जिससे कोई भी चीज आपकी नहीं बचेगी मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे देखो मस्ट रीड पॉइंट्स लिख दिया गया है एचएसएससी के बिहाफ से। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, एनकैप्सुलेशन का दूसरा नाम क्या है, तो डाटा हाइडिंग जो है एनकैप्सुलेशन का दूसरा नाम होता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट और प्रोटेक्टेड कीवर्ड किस सिद्धांत का हिस्सा है, तो किस सिद्धांत का हिस्सा है, अभी ऊपर देख के आए थे, एनकैप्सुलेशन का जो है सिद्धांत का हिस्सा हो जाएगा, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद बात करें आगे, सी प्लस प्लस में पॉलीमॉर्फिज्म को किसके जरिए प्राप्त किया जाता है, तो किसके जरिए प्राप्त किया जाता है, फंक्शन ओवरलोडिंग। ये आपको दिख नहीं रहा, यहां पे लिख देता हूं, फंक्शन ओवरलोडिंग।
फंक्शन ओवरलोडिंग मेरे भाई, ठीक है। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, बताइए सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसको किसके जरिए प्राप्त किया जा सकता है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग के जरिए जो है इसको प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं मेरे भाई, मैसेज पासिंग की बात कर लेते हैं और पहला प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। डोंट वरी, यहां पे प्रोग्रामिंग नहीं करवाने वाला, सिर्फ बेसिक बेसिक जो प्रोग्रामिंग में से जो स्टैटिक कंप्यूटर साइंस है ना, वही वहां पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं मैसेज पासिंग क्या होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी कि ऊप में ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं जिससे प्रोग्राम वास्तविक जीवन की स्थितियों को दर्शाता है मेरे भाई, इसी को जो है मैसेज पासिंग बोला जाता है। आसान भाषा में समझो, जैसे हम एक दूसरे को मैसेज भेजकर काम बताते हैं, वैसे ही सी प्लस प्लस में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के फंक्शन को कॉल करके जो है जानकारी भेजता है या फिर लेता है मेरे भाई, ठीक है। अब एचएसएससी क्या कहती है, बस इतना सा याद रखना है आपको, ऑब्जेक्ट के बीच में सूचनाओं के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है, तो इसको मैसेज पासिंग इसको जो है बोला जाता है, ठीक है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए मैसेज पासिंग किसको बोला जाता है, तो आपको बताना है ऑब्जेक्ट के बीच में सूचनाओं के आदान प्रदान को क्या बोला जाता है, मैसेज पासिंग जो है इसको बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। अब ये नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है, यहां से ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये देखो, ये तो आपने देखा होगा ना, इतना तो आपने देखा होगा कंप्यूटर साइंस के अंदर, हैशटैग इंक्लूड जो है बीच में ये ISO ट्रीम लिखा गया है, ये क्या होता है, ये हेडर फाइल होती है मेरे भाई, ठीक है। ये क्या है, ये एक हेडर फाइल है। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, नीचे क्वेश्चन भी लिखे हैं, ठीक है। इंट मेन, ये क्या है, ये मेन मेथड है भाई, ठीक है। यहाँ पे मेन चीज जो है लिखी जाती है इसके बाद में। stdc आउट क्या है, ये हेलो रीडर है, ये क्या है, ये आपका आउटपुट फंक्शन है। जब आप stdc आउट लिख दोगे ना, सी प्लस प्लस लैंग्वेज जब आप यूज कर रहे हो, यानी कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज में अगर आप प्रोग्राम बना रहे हो ना, तो वहां पे सी में क्या था, प्रिंट था ना, प्रिंट याद है ना, प्रिंट था वहां पे किसी भी चीज को प्रिंट कराने के लिए, लेकिन यहाँ पे सी आउट का यूज होता है, ये चीज याद रखना। HSSC बहुत बार पूछ भी चुकी है, अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। उसके बाद रिटर्न जीरो की बात करूँ तो ये रिटर्न स्टेटमेंट हो जाएगी। अब देखो प्रोग्राम के मुख्य भाग HSSC के लिए सबसे जरूरी, हैशटैग इंक्लूड आइसोट्रीम, यह सबसे महत्वपूर्ण हेडर फाइल है। स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने सी आउट और इनपुट लेने सी इन के लिए इसकी जरूरत पड़ती है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, HSSC टिप, आइसोट्रीम का पूरा नाम क्या है, तो ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हो जाएगा। डायरेक्ट याद रखना, डायरेक्ट पूछा जाता है, बताइए आइसोट्रीम का पूरा नाम क्या है, तो आइसोट्रीम का पूरा नाम क्या हो जाएगा, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। समझ रहे हो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम कैसे हो गया, ये देखो, ये ऐसे है मेरे भाई, ठीक है। आई से इनपुट हो जाएगा, ओ से आउटपुट हो जाएगा और स्ट्रीम से स्ट्रीम हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो आइसोट्रीम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, मेन मेथड यहाँ पे क्या था, किसी भी, ये देखो इसका जो है यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। मेन मेथड क्या है, किसी भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम का निष्पादन यानी कि एग्जीक्यूशन यहीं से शुरू होता है। सी लैंग्वेज में भी आपने यही देखा था, मैंने बताया था, जो एग्जीक्यूशन मेन प्रोग्राम है ना, वो इंट मेथड के मेन मेथड के बाद ही जो है शुरू होता है। सी आउट क्या है, अभी बताया कि भाई ये आउटपुट देखने के काम आता है, इसका उपयोग मैसेज प्रिंट करने के लिए होता है। इसके साथ जो है ये ऑपरेटर लगता है जिसे क्या है, इंसर्शन ऑपरेटर भी जो है कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये इंसर्शन ऑपरेटर है मेरे भाई, ठीक है, याद रखना। उसके बाद रिटर्न जीरो, यह बताता है कि रिटर्न जीरो क्या है, यह बताता है कि प्रोग्राम सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है मेरे भाई, ठीक है। अगर रिटर्न जीरो है तो ये क्या बताता है, प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली जो है एग्जीक्यूट हो गया है मेरे भाई, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो है HSSC कैसे क्वेश्चन पूछ सकती है, यहां पे देखो, सी प्लस प्लस में आउटपुट दिखाने के लिए किस हेडर फाइल का जो है, किस हेडर फाइल को शामिल करना अनिवार्य है, आइसोट्रीम को जो है शामिल करना बेहद जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। ऐसे HSSC क्वेश्चन पूछती है। ऑपरेटर नेम की बात करूं तो सी आउट के साथ इस्तेमाल होने वाले इंसर्शन ऑपरेटर है, चिन्ह का क्या नाम है, तो यहां पे देखो इंसर्शन ऑपरेटर या फिर पुट टू ऑपरेटर इसको बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। स्टैंडर्ड रूल की बात करूं तो सी प्लस प्लस में हर स्टेटमेंट के अंत में क्या लगाया जाता है, तो हर स्टेटमेंट को हम जो है कैसे ब्रेक करते हैं, सेमीकोलन लगा के जो है ब्रेक करते हैं। यहाँ पे देखो सेमीकोलन, जैसे कि सी आउट वाली लाइन में दिख रहा है। सी आउट वाली लाइन कहां पर है भाई, बता रहे हैं ना, ये सी आउट वाली लाइन, चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, सी प्लस प्लस डेटा टाइप्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। सी प्लस, अच्छा ये सेमीकोलन ऐसे ये बता दिया ना, वैसे तो मैंने भी यहाँ पे बता दिया, तो मैं ऊपर ढूंढ रहा था ये कहाँ पर लगा है नहीं लगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, सी प्लस प्लस डेटा टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो डेटा टाइप्स का परिचय, वैसे बहुत सारी जो डेटा टाइप्स होते हैं ना, वो सी लैंग्वेज वाले ही सी प्लस प्लस के अंदर होते हैं। एक आधा कुछ नया आएगा तो वो देख लेंगे हम। डेटा की बात करें तो यह, जब भी हम कोई वेरिएबल्स बनाते हैं तो हमें उसका डेटा टाइप बताना पड़ता है मेरे भाई, ठीक है। जब भी हम कोई डेटा
जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं ना तो हमें उसका डेटा टाइप बताना पड़ता है। इसे कंपाइलर को दो बातें पता चलती है, कंपाइलर को इससे दो बातें पता चलती है, कौन कौन सी वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू स्टोर होगी, नंबर होगी, अक्षर होगी, या फिर दशमलव के अंदर जो है वैल्यू पुट होगी। ठीक है, वह वेरिएबल मेमोरी रैम में कितनी जगह घेरेगा, ये दोनों चीजें पता चलेंगी कंपाइलर को। किससे पता चलेगी, जब हम कोई वेरिएबल बनाएंगे तो उसका डेटा टाइप हमें बताना पड़ेगा। डेटा टाइप यानी कि ये डाटा टाइप इंट हो गया, फ्लोट हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये डेटा टाइप है मेरे भाई। ठीक है, इनसे कंपाइलर को क्या पता चलेगा, इनसे पता चलेगा कंपाइलर को कि जो संख्या हम स्टोर करने वाले हैं वो नंबर है, अक्षर है, या फिर दशमलव है। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आगे चलते हैं। अब सिंपल भाषा की बात करूं तो डेटा टाइप एक लेबल की तरह है जो कंप्यूटर को बताता है कि इस डिब्बे में क्या रखना है और डिब्बा कितना बड़ा होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, अब सी प्लस प्लस डेटा टाइप की 3 श्रेणियां हैं मेरे भाई। ठीक है, सी प्लस प्लस जो डेटा टाइप है ना, अभी हमने देखा ना यहाँ पे डेटा टाइप के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के डेटा टाइप होते हैं। यहाँ पे देखो, बेसिक डेटा टाइप्स, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, या फिर डिराइव्ड डेटा टाइप। एक एक करके देख लेते हैं। बेसिक डेटा टाइप क्या होता है, ये पहले से बने बनाए होते हैं। उदाहरण के तौर पर इंट हो गया, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया। मैंने ऊपर अभी बताया था ना, ये क्या होते हैं आपके, ये डेटा टाइप होते हैं मेरे भाई। ठीक है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप से सिंपल सा समझ आ रहा है, जो यूजर बना सकता है डेटा टाइप, फॉर एग्जांपल वो कौन होते हैं, जिन्हें प्रोग्रामर खुद अपनी जरूरत के हिसाब से बनाता है। उदाहरण के तौर पर स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया, क्लास हो गया, या फिर इनम हो गया मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। डिराइव्ड डेटा टाइप की बात करें, जो बेसिक डेटा टाइप से ही निकल कर बनते हैं। उदाहरण के तौर पर एरे, पॉइंटर, फंक्शन, ये क्या है, ये आपके डिराइव्ड डेटा टाइप्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं बेसिक डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिक डेटा टाइप्स 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि ऊपर भी लिखा गया था, इंटीजर, फ्लोटिंग और कैरेक्टर। इंटीजर से समझ आ रहा है सिर्फ नंबर होंगे यहाँ पे, जैसे कि 10 हो सकता है या फिर -50 होता है। फ्लोटिंग पॉइंट्स का क्या मतलब होता है, दशमलव वाली संख्या है। फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है, सिर्फ दशमलव वाली संख्या इसके अंदर आ सकती है, जैसे कि 3.14 या फिर 10.5 हो जाएगा। कैरेक्टर, इसके अंदर सिर्फ अक्षर या फिर सिंबल आएंगे, जैसे कि ए या फिर डॉलर। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। डोंट वरी, इससे रिलेटेड एचएसएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगी वो भी अभी नीचे दिखाने वाला हूं। चलिए, आ ही गया। ये देखो, स्टैटिक पॉइंट्स की बात करूं तो डायरेक्ट क्वेश्चन एचएसएससी कैसे पूछेगी, डेटा टाइप कंपाइलर को बताने में मदद करता है। तो डेटा टाइप जो होता है वो कंपाइलर को क्या बताने में मदद करता है, मेमोरी स्पेस और डेटा का प्रकार मेरे भाई। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करूं तो सी प्लस प्लस में क्लास किस तरह का डेटा टाइप है, तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है मेरे भाई। ठीक है, तो क्लास किस तरह का डेटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। और एरे और पॉइंटर किस श्रेणी में आते हैं, तो अभी हमने देखा है डिराइव्ड डेटा टाइप कैटेगरी में जो है एरे और पॉइंटर आते हैं मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आगे चलते हैं। बेसिक फैक्ट की बात करूं तो सी प्लस प्लस में सी लैंग्वेज वाला डेटा टाइप काम करते हैं, बिल्कुल काम करते हैं। हाँ, सी प्लस प्लस में सी के सभी जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं वो मौजूद हैं, यानी कि जो सी प्लस प्लस में काम करते हैं ना, वो सी प्लस, माफ कीजिएगा, जो सी लैंग्वेज में जो बेसिक डेटा काम करता है ना, वो सी प्लस प्लस में काम करता है। क्यों काम करता है, क्योंकि सी का ही विस्तार तो है सी प्लस प्लस मेरे भाई। ठीक है ना, यहां तक। चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं बेसिक डेटा टाइप इंटीजर की बात कर लेते हैं। तो इंटीजर में क्या लिखा गया है, वे डेटा टाइप जो लगभग सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं में सामान्य कॉमन होते हैं, इन्हें 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, इंटीजर, फ्लोटिंग और कैरेक्टर मेरे भाई। ठीक है, इंटीजर की बात करूं तो, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। में इंटीजर कैटेगरी के डेटा टाइप्स होल नंबर को स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इंटीजर अगर आप लिखोगे ना, जैसे हमने देखा, तो इसके आगे आपको नंबर ही लिखना पड़ेगा। 0 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, ऐसे ही डेटा को जो है ये स्टोर कर सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें दशमलव नहीं होता वे इंटीजर कहलाती है, जैसे कि 5 हो गया, 100 हो गया, या फिर -20 हो गया। ठीक है, एचएसएससी टिप, अगर आपको बिना दशमलव वाली संख्या स्टोर करनी है तो आप इंट कीवर्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इंट कीवर्ड का जो है प्रयोग करेंगे, दशमलव वाली संख्या। हाँ ठीक है, ठीक लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे मेमोरी टेबल लिखी गई है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एचएसएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है। कैसे क्वेश्चन पूछती है, इंट दे देगी, बताइए इसका साइज क्या है, तो 2 बाइट्स जो है इसका साइज हो जाएगा। रेंज आप याद रखो या ना रखो, लेकिन ये जो साइज है ना इसका, ये जरूर आप याद रखना। वैसे 1-2 क्वेश्चन मैंने देखे हैं एचएसएससी के द्वारा, रेंज उसके अंदर दी गई है मेरे भाई। ठीक है, याद रख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे भाई। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख लो, शॉर्ट इंटीजर कितना मेमोरी स्पेस लेती है, 2 बाइट्स लेती है, यहाँ पे इसकी रेंज दी गई है। लॉन्ग इंट की बात करूँ तो 4 बिट्स ये साइज घेरती है, यहाँ पे इसकी जो है क्या दी गई है, रेंज दी गई है। अनसाइंड इंटीजर की बात करूँ तो 2 बाइट्स ये साइज घेरती है, और यहाँ पे इसकी रेंज लिखी गई है 0 से 65,535 मेरे भाई। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई। अब एचएसएससी क्वेश्चन कैसे पूछेगी, ये देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगी, इंट डेटा टाइप मेमोरी में कितनी जगह लेता है, 2 बाइट मेमोरी में जगह लेता है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, देखो कहाँ गया,
ये देखो इंट कितना स्पेस लेता है, 2 बाइट मेमोरी स्पेस लेता है। यहाँ पे देखो 2 बाइट्स आ जाएगा। रेंज लॉजिक की बात करूँ तो अनसाइंड इंटीजर की रेंज कहाँ से शुरू होती है, तो यहाँ पे देखो 0 से ये जो है रेंज शुरू होती है। राइट ऑप्शन जो है 0 आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि इसमें माइनस वाली संख्याएं नहीं होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, लॉन्ग इंटीजर का साइज इंटीजर से कितना ज़्यादा होता है, तो अभी हमने देखा ना लॉन्ग इंटीजर कहाँ पर है, 4 बाइट्स, यानी कि इंटीजर का कितना था 2, तो ये क्या पूछ रहा है, इंटीजर 2 लॉन्ग इंटीजर 4 मेरे भाई, 2 गुना होता है, ठीक है। एग्जांपल इंट बैलेंस 6500, यहाँ इंट क्या है, तो ये उत्तर जो है डेटा टाइप हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। समझ आया यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इंट बैलेंस इक्वल 6500, यहाँ पर इंट, ये इंट इसकी बात कर रहा है, तो ये क्या है, ये एक डेटा टाइप है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत आनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, फ्लोटिंग की बात कर लेते हैं। अभी हमने इंटीजर की देख लिया, अब हम फ्लोटिंग की बात करते हैं। फ्लोटिंग में मतलब क्या होता है, दशमलव संख्या आती है मेरे भाई, ठीक है, दशमलव संख्या। दशमलव संख्या क्या होती है, जैसे कि 3.14 आ गई, ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी होगी। ऐसी संख्याओं को स्टोर करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है जिसमें दशमलव होता है। C++ में 3 प्रकार के होते हैं मेरे भाई, ठीक है। सिंपल भाषा यहाँ से आप पढ़ लेना, हर चीज मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इसकी भी जो है ये रेंज दी गई है, साइज दी गई है। ये टेबल जितनी मैं इसके अंदर दे रहा हूँ ना, सारी टेबल आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि यहीं से एग्जामिनर HSSC वाला क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब फ्लोटिंग की मेमोरी टेबल देख लेते हैं। फ्लोट में जो है, फ्लोट जो डेटा टाइप है, ये कितना मेमोरी साइज गिरता है, 4 बाइट जो है मेमोरी साइज गिरता है, और इसकी रेंज इतनी हो जाएगी। डबल की बात करूं तो 8 बाइट्स जो है मेमोरी साइज गिरता है, ये इसकी रेंज हो जाएगी। लॉन्ग डबल की बात करूं तो 10 बाइट्स जो है ये मेमोरी साइज गिरता है, ये इसकी रेंज हो जाएगी। यहां से क्वेश्चन आप डायरेक्ट आपसे पूछेगा, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। हम डायरेक्ट आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं, करैक्टर की बात कर लेते हैं। इंटीजर की बात कर ली, फ्लोटिंग की बात कर दी, अब करैक्टर की बात कर लेते हैं। तो जैसे इंटीजर में संख्या आ गई थी, फ्लोटिंग में दशमलव प्रणाली आ गई थी, करैक्टर में क्या जो है शब्द आपके जो है ये स्टोर करेगा। यहाँ पे देखो, यदि आप संख्या नंबर के बजाय कोई अक्षर, लेटर या चिन्ह स्टोर करना चाहते हैं तो आपको कैर डेटा टाइप का उपयोग करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है मेरे भाई, ठीक है। चलती है, आगे चलते हैं। सिंपल मीन, जैसे कि किसी का नाम का पहला अक्षर वी स्टोर करना है तो हमें कैर का उपयोग करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। हमेशा सिंगल कोट में लिखा जाता है, ये भी आप याद रखना, ठीक है ना। जो आप शब्द यानी कि कैर के अंदर लिखोगे ना, शब्द लिखोगे कैर के अंदर, जैसे कि हरीश लिखोगे, आपने सी लैंग्वेज में देखा होगा, तो इसको हमेशा सिंगल कोट में लिखा जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें। अब इसके मेमोरी टेबल देख लेते हैं। इंटीजर की भी मेमोरी टेबल देख ली, फ्लोटिंग की भी देख ली, और किसकी देख रहे हैं अब हम जो है किसकी देख रहे हैं भाई, कैरेक्टर की देख रहे हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर कितना साइज घेरता है, 1 बाइट साइज ये जो है स्टोर करता है, और इसकी रेंज कितनी है, -128 से 127 है मेरे भाई, ठीक है। अनसाइंड जो कैर है ये 1 बाइट साइज जो है घेरता है, और 0 से 255 इसकी रेंज हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें आई थिंक क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद जो है आगे चलते हैं, C++ के नए डेटा टाइप्स, ठीक है। अभी तक तो पुराने डेटा टाइप्स ही चल रहे थे, जैसे कि इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, कैर हो गया, और जो है फ्लोटिंग। ये डेटा टाइप आपने सी लैंग्वेज के अंदर भी देखे थे। अब कुछ नए डेटा टाइप्स भी जो है सी लैंग्वेज के अंदर आए हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। ये वे डेटा टाइप है जिन्हें प्रोग्रामर खुद अपनी जरूरत के हिसाब से डिफाइन करता है, स्ट्रक्ट या फिर यूनियन भाई, ठीक है। तो ये सी लैंग्वेज वाले ही हैं जो C++ में भी बुरी तरह अलाउड है मेरे भाई, ठीक है। क्लास की बात करूं तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी हम ऊपर वैसे देख चुके हैं। क्लास स्ट्रक्ट की तरह होता है, ठीक है। जो क्लास होता है ना, क्लास स्ट्रक्ट की तरह होता है, लेकिन इसमें आप वेरिएबल के साथ साथ फंक्शन भी जो है बना सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। HSSC की बात करूं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का आधार जो बेस वो क्या है, क्लास हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर भी हम देख चुके हैं। अब स्टैटिक पॉइंट की बात करें तो मेमोरी साइज क्या है, C++ में कैर डेटा टाइप कितनी मेमोरी लेता है, 1 मेमोरी बाइट लेता है, यहाँ पे देखो, ठीक है। सिंटैक्स की बात करूं तो कैरेक्टर वैल्यू को कैसे लिखा जाता है, तो कैरेक्टर वैल्यू को अभी मैंने बताया था, कैरेक्टर वैल्यू को सिंगल कोट्स में लिखा जाता है, ठीक है। सिंगल कोट्स में लिखा जाता है, ये देखो यहाँ पे लिखा भी गया है, ठीक है। सिंगल कोट्स में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। सिंगल कोट्स में ऐसे लिखा जाता है मेरे भाई, ठीक है। कैटेगराइज की बात करूं तो स्ट्रक्ट, यूनियन और क्लास किस तरह के डेटा टाइप है, तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हो जाएंगे, ठीक है। इनको जरूर आप पढ़ लेना। आगे चलते हैं, क्लास के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। क्लास के बारे में क्या लिखा गया है, मेन डेटा, यह स्ट्रक्ट की तरह है लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट बनाने की क्षमता होती है, यह ऊप का आधार बेस है मेरे भाई, ठीक है। सिंपल की बात करूं तो यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, ये चीज वैसे ऊपर आ चुकी है, ठीक है। इनम की बात कर लेते हैं, ये नया है, ठीक है। वैसे तो सी लैंग्वेज के अंदर भी हमने इनम देखा था, चलिए इसके अंदर भी देख लेते हैं। एन्यूमेटेड डेटा टाइप, इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखना मेरे भाई, ठीक है। इनम
इनम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एन्यूमरेटेड डेटा टाइप इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। यह एक ऐसा डेटा टाइप है, कैसा डेटा टाइप है, तो इनम एक ऐसा डेटा टाइप है जो नामों को नंबर के साथ जोड़ देता है। आई होप आपने सी लैंग्वेज अगर देखी होगी ना, तो बिल्कुल सेम डेफिनेशन वहां पर भी ये लिखी गई थी मेरे भाई, ठीक है। तो इनम क्या करता है, इनम का उपयोग हम वहां पर करते हैं जहां पर नामों को नंबर के साथ जोड़ना होता है, वहां पर हम इनम का प्रयोग करते हैं। सिंटेक्स यहां पे देखो, इनम डेटा टाइप, नेम वैल्यू, यहां पे जो है वैल्यू दे दी जाएगी मेरे भाई, ठीक है। सिंपल भाषा में समझो, जैसे हम इनम डेज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिखे तो कंप्यूटर अपने आप मंडे को 0, ट्यूसडे को 1, वेडनेसडे को 2 नंबर दे देगा। इसमें कोड पढ़ना जो है आसान हो जाता है, ठीक है। एचएसएससी के बारे में यहां से पढ़ लेना। इनम में वैल्यूज डिफॉल्ट रूप से कहां से शुरू होती है, तो 0 से जो है ये वैल्यू स्टार्ट होती है मेरे भाई, ठीक है। इस लाइन को भी आप पढ़ लेना। चलिए मैं बता देता हूं, C++ में सीधे इंटीजर नंबर से इनम को वैल्यू दे सकते हैं, उत्तर नहीं। इसके लिए ब्रैकेट में डेटा टाइप का जो है नाम लिखना पड़ता है, जैसे कि यहां पे ये लिखा गया है, ठीक है, ये लिखा गया है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं भाई, डिराइव्ड डेटा टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। डिराइव्ड डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये वे टाइप होते हैं जो बेसिक डेटा टाइप इंट, कैर आदि में कुछ नई फंक्शनैलिटी जोड़कर जो है बनाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। डिराइव्ड डेटा टाइप क्या होते हैं, डिराइव्ड डेटा टाइप बेसिक डेटा टाइप जो होते हैं ना, इंट, कैर और जो फ्लोट होते हैं, इनके साथ कुछ नई फंक्शनैलिटी जोड़कर जो है नए डेटा टाइप बनाए जाते हैं। उनको क्या बोला जाता है, उनको डिराइव्ड डेटा टाइप बोला जाता है। अब डिराइव्ड डेटा टाइप 3 प्रकार के होते हैं, एरे होता है, फंक्शन होता है और पॉइंटर होता है। चलिए देख लेते हैं एचएसएससी के लिहाज से क्या है, इनम बनाने के लिए किस कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है, तो स्मॉल लेटर में जो है इनम का प्रयोग किया जाता है, ऐसे मेरे भाई, ठीक है। इनम का प्रयोग स्मॉल लेटर में किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, आप सभी को पता है। आइडेंटिफिकेशन, इनमें से कौन सा डिराइव्ड डेटा टाइप है, एरे, पॉइंटर, फंक्शन, ये तीनों ही डिराइव्ड है मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चन एचएसएससी पूछता है जो कि आपको लगता है भाई पता नहीं कहां से उठा लाया या फिर एडवांस कंप्यूटर आ गया, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी मेरे भाई, ठीक है। अब चलते हैं वेरिएबल का परिचय देख लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल का परिचय यानी कि सिंपल भाषा में वेरिएबल को क्या कहते हैं, वेरिएबल कंप्यूटर मेमोरी का एक लोकेशन का नाम है मेरे भाई, ठीक है, जहां डेटा स्टोर किया जाता है। इसे एक डिब्बे बॉक्स की तरह समझते हैं जिसमें हम वैल्यू रखते हैं। अब आसान भाषा में समझो, प्रोग्राम चलाते समय हमें डेटा को कहीं ना कहीं संभाल कर रखना पड़ता है। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं या प्रोग्राम चलाते हैं तो कहीं ना कहीं तो हमें जो है उसकी वैल्यू को रखना पड़ेगा ना। तो बस वो वेरिएबल ही है जो वो उस वैल्यू को स्टोर करके रखता है। जिस नाम से हम उसे डेटा को पहचान देते हैं उसे वेरिएबल कहते हैं। उसकी वैल्यू प्रोग्राम के द्वारा बदली जा सकती है, ठीक है। एचएसएससी टिप की बात करूँ तो मेमोरी लोकेशन के नाम को क्या कहा जाता है, वेरिएबल इसको कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे वेरिएबल बनाना, तो वेरिएबल कैसे बनाया जा सकता है, तो यहाँ पे देखो वेरिएबल बनाने का तरीका लिखा गया है। सिंटेक्स का मतलब क्या होता है, हिंदी में सिंटेक्स को क्या बोलते हैं, तरीका बोला जाता है, ठीक है। अब सिंटेक्स कैसे बनाते हैं, डेटा टाइप, वेरिएबल और नेम मेरे भाई, ठीक है। उदाहरण इंटीजर एज, ठीक है, यहाँ इंट बताता है कि इसमें नंबर आएगा। इंट का मतलब ऊपर मैंने बताया था ना, इंट का मतलब नंबर लेगा। कैर लिख दिया तो कैर का मतलब क्या लेगा, अक्षर लेगा, अल्फाबेट लेगा मेरे भाई, ठीक है। तो इंट यहां पर क्या बता रहा है, ये इंट क्या बता रहा है, इसके अंदर नंबर आएगा और एज उस जगह का नाम है मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, वेरिएबल के नाम रखने के नियम, नेमिंग रूल्स, ठीक है। एचएसएससी के लिए ये नियम स्टैटिक जीके की तरह याद रखने हैं, केस सेंसिटिव है। C++ में एज और एज, यहां पे ए देखो छोटा है और यहां पे ए बड़ा है, ये दोनों का अलग अलग मतलब है भाई, याद रखना। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, ये लिखा है ना यहाँ पे, केस सेंसिटिव लिखा है, इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब होता है दो अलग अलग वेरिएबल माने जाएंगे। मतलब ये जो एज है ये अलग काम करेगा और ये जो अलग है, ये एज है, ये अलग काम करेगा, ठीक है। शुरुआत करूं तो वेरिएबल का नाम हमेशा किसी लेटर ए या जेड या अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। यह कभी भी नंबर 09 से शुरू नहीं हो सकता मेरे भाई, ठीक है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है एचएसएससी के अंदर, वेरिएबल का नाम हमेशा कहां से शुरू हो सकता है, तो ए या जेड या फिर अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है। 0 से 9 यानी कि नंबर से कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता, सिंपल सी चीज है, ठीक है। स्पेस, नाम के बीच में कोई खाली जगह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कीवर्ड की बात करूं तो C++ को सुरक्षित शब्दों में जैसे इंट, फ्लोट को नाम की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। एचएसएससी के लिए मेन पॉइंट की बात करूं तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, C++ में 101 आईडी एक सही वेरिएबल नाम है, उत्तर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह नंबर से शुरू हो रहा है, देखो नंबर से शुरू हो रहा है ना, 101 नंबर आ रहा है आगे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ऊपर डेफिनेशन में यही तो समझाया गया है मेरे भाई, समझ रहे हो। इसको ध्यान से, अगर वीडियो को मैं कह रहा हूं 3 बार देख लेना वीडियो को और 3 बार पीडीएफ को पढ़ लेना। मैं मान ही नहीं सकता C++ से कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसको गलत कर दोगे मेरे भाई,
ठीक है, आगे चलते हैं। ये HSSC के द्वारा कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है पूछ सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया गया है, इसको आप पढ़ लेना। आगे देख लेते हैं, वेरिएबल को वैल्यू देना, इंटिलाइजेशन वेरिएबल्स। तो जब हम किसी वेरिएबल में पहली बार कोई वैल्यू डालते हैं तो उसे इंटिलाइजेशन कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। डायरेक्ट पूछ सकते हैं, बताइए पहली बार वेरिएबल में वैल्यू डालने को क्या कहा जाता है, तो इनिशियलाइजेशन बोला जाता है मेरे भाई, ठीक, ठीक है। इनिशियलाइजेशन तरीका क्या है, सिंटेक्स क्या है, वेरिएबल नेम, यहां पे वैल्यू डालेंगे एज इक्वल टू 29 मेरे भाई, ठीक है। एक साथ आप वेरिएबल बनाते समय वैल्यू दे सकते हैं इंट एज इक्वल 29, ठीक है। इन वैल्यू इनपुट और आउटपुट, सी इन सी आउट, सी इन सी आउट का तो मतलब समझ आता ही आपको। सी इन का मतलब क्या है, जो है यूजर से, यूजर वैल्यू लेने के लिए सी इन का यूज करेगा और आउटपुट दिखाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए जो है सी आउट का यूज करेगा। सी इन के साथ एक्सटेंशन और सी आउट के साथ इंसर्शन ऑपरेटर का उपयोग होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। डायरेक्ट आपसे पूछेगा सी इन के साथ किस ऑपरेटर का उपयोग होता है, तो ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज होता है। और सी आउट के साथ जो ये ऑपरेटर है, ये क्या है, इंसर्शन। ये क्या है, ये एक्सट्रैक्शन है मेरे भाई, ठीक है। ऐसे क्या है, ये एक्सट्रैक्शन है, और ये क्या है, ये इंसर्शन है मेरे भाई। आई बात समझ में, आगे चलते हैं। वेरिएबल का स्कोप की बात करूं तो स्कोप का मतलब है वेरिएबल प्रोग्राम में कहां कहां दिखाई देगा या क्या काम करेगा। ये दो तरह की होती है, ठीक है। स्कोप का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का जो स्कोप होता है, इसका क्या मतलब होता है, तो स्कोप का मतलब होता है वेरिएबल जो है वो प्रोग्राम में कहां कहां दिखाई देगा और क्या काम करेगा मेरे भाई, ठीक है। लोकल वेरिएबल की बात करूं तो ये किसी फंक्शन या ब्रैकेट के अंदर बनाए जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। लोकल वेरिएबल होता है ना, वो किसी फंक्शन या फिर किसी ब्रैकेट के अंदर बनाए जाते हैं। इनका वजूद सिर्फ उसी ब्लॉक तक रहता है, बाहर इन्हें, इनका जो है इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल नाम से ही पता लगता है लोकल का मतलब क्या है। लोकल मतलब हम बाहर थोड़ी जा सकते हैं, हम तो इशारे ही रह सकते हैं, ठीक है। अब ग्लोबल का मतलब क्या है, ग्लोबल पूरे विश्व में कहीं भी जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये प्रोग्राम में सबसे ऊपर मेन फंक्शन से बाहर जो है बनाए जाते हैं और इनका उपयोग पूरे प्रोग्राम में कहीं भी इनका जो है एक्सेस किया जा सकता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट आपने सी लैंग्वेज में भी पढ़ा था। कांस्टेंट का मतलब सिंपल सी बात है, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता उनको कांस्टेंट बोला जाता है। कांस्टेंट और वेरिएबल काफी हद तक एक समान होते हैं, समान डेटा टाइप, समान मेमोरी एलोकेशन। मुख्य अंतर, वेरिएबल की वैल्यू रन टाइम पर बदली जा सकती है, ठीक है। बस डिफरेंस, मतलब ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कांस्टेंट और जो वेरिएबल होता है ना, ये दोनों एक हद तक सेम रहते हैं। बस इन दोनों के बीच में अंतर या फिर डिफरेंस इतना ही है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, चेंज ना होना। तो बस कांस्टेंट चेंज नहीं हो सकता और वेरिएबल जो है चेंज हो सकता है, बस यही एक डिफरेंस है, यही चीज यहां पे लिखी गई है मेरे भाई, ठीक है। चलिए दिखा देता हूं, कोई बात नहीं। अंतर क्या है, अंतर इतना ही है, वेरिएबल की वैल्यू रन टाइम पर बदली जा सकती है, जबकि कांस्टेंट की वैल्यू जो है फिक्स्ड रहती है। यदि आप इसे बदलने की कोशिश करेंगे तो कंप्यूटर एरर दिखा दे देगा मेरे भाई, ठीक है। वैल्यू हमेशा बनाते समय इनिशियलाइजेशन ही देनी पड़ती है मेरे भाई। आगे चलते हैं, कांस्टेंट के प्रकार। कांस्टेंट, लिटरल कांस्टेंट और सिंबॉलिक कांस्टेंट होता है। लिटरल कांस्टेंट क्या होता है, ये सीधी वैल्यू होती है, जैसे कि 5, 10.5, हेलो। इनका कोई नाम नहीं होता, इन्हें सीधे प्रोग्राम में लिखा जाता है। सिंबॉलिक कांस्टेंट की बात करूं तो यह एक नाम होता है जो किसी वैल्यू को दर्शाता है। यह ज्यादा उपयोगी है क्योंकि अगर आपको वैल्यू बदलनी पड़े तो सिर्फ एक जगह बदलने से पूरे प्रोग्राम में वह अपने आप बदल जाएगी मेरे भाई, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में याद रखना है। कांस्टेंट बनाने के तरीके यहाँ पे लिखे गए हैं, ये देखो तरीका 1 है और ये तरीका 2 है मेरे भाई, ठीक है। ये देख लेना। डिफाइन, हैशटैग डिफाइन, इसका मतलब क्या है, नियम। इसे प्रोग्राम के ऊपर हेडर फाइल के पास लिखते हैं, इसमें डेटा टाइप्स और सेमीकोलन नहीं लगता है मेरे भाई, ठीक है, जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। ऐसे ही आप जो है तरीका 2 देख लेना। कांस्टेंट, यह कीवर्ड वेरिएबल के आगे लगता है, इसमें डेटा टाइप और सेमीकोलन दोनों जरूरी है। यहाँ पे ये देखो सेमीकोलन लगा गया है मेरे भाई। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, और यहाँ पे HSSC कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे लिखा गया है देखो, वेरिएबल और कांस्टेंट में मुख्य अंतर क्या है, सिर्फ उत्तर यही है, कांस्टेंट की वैल्यू बदली नहीं जा सकती। C++ में कांस्टेंट बनाने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है, कॉन्स्ट जो है कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। क्या हैशटैग डिफाइन के बाद सेमीकोलन लगता है, उत्तर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये सारी चीजें यहीं से देख के क्वेश्चन में पूछी गई है ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। आगे चले, ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। C++ ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं, तो चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं। चलिए जल्दी, बहुत जल्दी खत्म होने वाली है पीडीएफ, थोड़ा सा और पेशेंस बना के रखो, ठीक है। बेसिक शब्दावली की बात करूं तो ऑपरेटर्स, वे सिंबल जो ऑपरेशंस करते हैं, जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया और ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, ये क्या है, ऑपरेटर्स। दूसरे क्या होते हैं, ऑपरेंड्स होते हैं, वे वेरिएबल जिन पर ऑपरेशन होता है, जैसे कि A+B, ये क्या है, ये ऑपरेंड है मेरे भाई, ठीक है। ये क्या है, ऑपरेंड है मेरे भाई, ठीक है। और ये क्या है, ये ऑपरेशंस है मेरे भाई, ठीक है, ऑपरेटर माफ कीजिएगा, ये क्या है, ये ऑपरेटर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ऑपरेटर्स के प्रकार। ऑपरेटर्स के कौन कौन से प्रकार होते हैं, यूनरी ऑपरेटर होता है, बाइनरी ऑपरेटर होता है, टर्नरी ऑपरेटर होता है, ठीक है।
यहाँ पे देखो यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, जो केवल एक ऑपरेंड पर काम करे, जैसे कि प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर की बात करूं तो दो ऑपरेंड के बीच में काम करता है, यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं जैसे। और टर्नरी ऑपरेटर की बात करूं तो जो तीन हिस्सों पर काम करे, जैसे कि ये वाला हिस्सा मेरे भाई, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, आसान भाषा में ये यहाँ पे लिखा गया है, देखो प्रमुख ऑपरेटर्स की लिस्ट यहाँ पे दी गई है। अर्थमेटिक, ठीक है। अर्थमेटिक में आप यही ऑपरेटर यूज करते हैं, प्लस माइनस, जो मल्टीप्लाई, डिवाइड या फिर मॉडुलस, ठीक है। इनका उपयोग कहाँ पर करते हैं, जब आपको घटाना जो है जोड़ना या फिर मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया मॉडुलस केवल शेषफल बताता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, रिलेशनल, यहाँ पे आप देख लेना, इस टेबल को अच्छे तरीके से पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं सी प्लस प्लस के विशेष ऑपरेटर। तो सी प्लस प्लस के विशेष ऑपरेटर क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर हो जाएगा, ठीक है। इसे टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं, यह इफ एल्स का छोटा रूप हो जाएगा। सिंटैक्स यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तरीका मतलब कैसे लिखा जाता है। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, तो यह बताता है कि कोई वेरिएबल डेटा टाइप मेमोरी में कितने बाइट्स जगह ले रहा है, ये साइज ऑफ बता रहा है। किसी का भी साइज बताना कौन सा ऑपरेटर कहलाता है, साइज ऑफ ऑपरेटर कहलाता है। एग्जांपल साइज ऑफ इंट, आउटपुट देगा 2 या 4 सिस्टम के अनुसार मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि साइज ऑफ आगे लिखा है ना, तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा कितना साइज है, यहाँ पे दे दिया ना 2 या 4। पॉइंटर के बारे में बता रहा है, स्टार एड्रेस ऑफ एंड, वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस बताता है मेरे भाई, ठीक है। पॉइंटर बनाने और एड्रेस वाली वैल्यू के लिए यूज होता है, ठीक है। एचएसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, फ्लो कंट्रोल के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। फ्लो कंट्रोल सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में बता रहा है, ये वे स्टेटमेंट है जो कंडीशंस के आधार पर तय करते हैं कि कौन सा कोड चलेगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे कंडीशंस लिखी गई है, कंडीशंस के आधार पर पता चलेगा कि कोड चलेगा या फिर नहीं चलेगा। ये लूप के बारे में बताया गया है, लूप मतलब एक के बाद एक जो है चलते रहना, निरंतर चलते रहना, वो क्या होता है, लूप होता है। इनको पढ़ लेना मेरे भाई प्लीज, ठीक है। यहाँ पे जंप स्टेटमेंट लिखी गई है, प्रोग्राम के बहाव को बीच में ही मोड़ने के लिए जो है, प्रोग्राम के बहाव को, फ्लो को बीच में ही मोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जंप स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। ब्रेक, लूप या स्विच से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। लूप मतलब लूप ऐसे चलता रहेगा ना, लूप ऐसे चलता रहेगा। अब इससे बाहर निकालने के लिए आप किसका यूज करेंगे, ब्रेक का यूज करेंगे मेरे भाई, ठीक है। ऐसे ब्रेक का यूज करेंगे मेरे भाई, ठीक है। कंटिन्यू, लूप की वर्तमान बारी इटरेशन को छोड़कर अगली बारी पर जाने के लिए कंटिन्यू का यूज होता है, ठीक है। गो टू प्रोसेस को सीधे किसी लेबर पर भेजने के लिए। यहाँ पे एचएसएससी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट चीजें लिख दी गई हैं, ऊपर से रिलेटेड, इनको भी पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे एरे बताया गया है, चलो एरो के बारे में देख लेते हैं। समान डेटा टाइप्स, वैसे एरे और जो पॉइंटर है ना, वो हम सी लैंग्वेज में भी पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो समान डेटा टाइप, एक ही तरह के डेटा जैसे सारे इंटीजर या सारे कैरेक्टर का समूह क्या कहलाता है, एरे कहलाता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद कॉन्टिज्यूअस मेमोरी की बात करूं तो इसमें डेटा मेमोरी एक के बाद एक लगातार स्टोर होती है। फिक्स्ड साइज, एरे का साइज बनाते समय ही तय करना पड़ता है, इसे बाद में बदला नहीं जा सकता मेरे भाई, ठीक है। एरे इंडेक्स, एरे की गिनती हमेशा 0 से शुरू होती है। एचएसएससी ने बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, बताइए एरे की जो इंडेक्शन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। ऑप्शन देता है 0, 1, 2, 3, तो आपको बताना है 0 से जो है एरे की इंडेक्शन हमेशा स्टार्ट होती है, ठीक है। यदि एरे का साइज n है तो पहला एलिमेंट 0 इंडेक्स पर होगा मेरे भाई, ठीक है। उदाहरण के तौर पर इंट A5, आखिरी इंडेक्स क्या है, 4 होएगा मेरे भाई, ठीक है। ऐसे नहीं है 1 2 3 4 5, ये तो 5 तक चलेगा, लेकिन स्टार्ट कहां से हुआ, एरे तो 0 से स्टार्ट हुआ ना, 1 2 3 4 मेरे भाई, ठीक है, ऐसे। उसके बाद एरे के प्रकार यहाँ पे लिखा गया है, आप सभी जानते हैं, वन डायमेंशनल एरे होता है और 2 डायमेंशनल एरे होता है मेरे भाई, ठीक है। ये यहां से पढ़ लेना, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल एरे। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पे लिखा गया है एचएसएससी मस्ट रिमेंबर इंडेक्स स्टार्ट जो है सी प्लस प्लस में इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ये पता है सभी को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी पीडीएफ खत्म होती है, 23 पेजेस की जो है कंप्लीट निचोड़ मैंने दे दिया है सी प्लस प्लस लैंग्वेज का मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कोई भी जो है डाउट नहीं रहना चाहिए। देखिए थोड़ा बहुत तो डाउट रहेगा, मैं भी कोई कंप्लीट नहीं हूँ, मैं भी चीजें जो है सोच समझ कर लेके आता हूँ अपने हिसाब से, जितना मुझे लगता है कि भाई जो चीजें आपको आसान लग सकती है उसी तरीके से मैं ये चीजें लेके आया हूँ। अदरवाइज सी लैंग्वेज अगर आप किताब पढ़ने बैठोगे ना, वो समझ नहीं आएगी, बोर हो जाओगे और आप कहोगे छोड़ो ना यार, एक नंबर क्या है यार, आ जाएगा देख लेंगे, ठीक है। ऐसे एक नंबर छोड़ोगे ना तो पीछे चले जाओगे मेरे भाई, कि कोई भी नंबर हमें नहीं छोड़ना है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, यकीन मानो 70 पेजेस की ये पीडीएफ थी, इसको घटा घटा के जमा निचोड़ के 23 पेजेस की अब मैंने बना दिया है। और ये पीडीएफ आपके कब तक काम आएगी, जब तक आपका एचएसएससी में सिलेक्शन नहीं हो जाता ना, या जहां जहां आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं वहां तक जो है ये पीडीएफ आपके काम आने वाली है मेरे भाई,
समझ गए मेरी बात। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बस वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको मेरी मेहनत दिखे तो बस वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। अपना फीडबैक जो है जो है कमेंट सेक्शन में जरूर जो है लिख दिया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके मेरे भाई, ठीक है। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से जो है इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी मेरे भाई, ठीक है। तो बस अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, यही आपसे जो है चाहता हूं मैं। अपना अच्छे से सिलेक्शन लो 2026 के अंदर, ताकि 2029 में आपको जाने की नीड ना पड़े मेरे भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।